आज जो केस पढ़ने जा रहे हैं वो है एलसी सीरीज सर्किट। यहाँ अपन देखें तो मैंने यहाँ इंडक्टर लगाया है और यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है और ये दोनों सीरीज में है और मैंने इसको एसी सप्लाई V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट कर रखा है ना। जब अपन देखें यहाँ तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब करंट जो है सेम होगा। क्या होगा? करंट की वैल्यू जो होगी बच्चों वो सेम होगी। अगर अपन पिछले सर्किट में जैसे फेजर का एडिशन कर रहे थे बच्चों, अगर उसी तरह यहाँ भी फेजर का एडिशन करेंगे तो अपने को एल का फेजर बनाना पड़ेगा और सी का फेजर बनाना पड़ेगा। देखो हमने इंडिविजुअल सिंपल सर्किट में दोनों का फेजर अपने को पता है कि इस केस में जो है वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री और यहाँ पे करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। अगर इस दोनों को ऐड करें, ऐड कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, वो क्या है बच्चों कि करंट को सेम रखना है। तो अगर मैं करंट को सेम रखूं तो मैं क्या करूंगा, इस करंट वाले वेक्टर को इस वेक्टर पे ले जा करके क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा। जैसे ही यहाँ मर्ज करूंगा इसको उठा के लाके, देखो ये है ऐसा करंट, ये है करंट और ये वोल्टेज। मैं इसको उठा के यहाँ ला के मर्ज करूंगा तो देखो वो वाला डायग्राम बन जाएगा। इधर VL ऊपर, PC नीचे है और IC। ये ऐसे अपन फेजर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। देखो ये ऐसा केस बन रहा है। अगर यहाँ अपन केस बनाए तो मैं जो पहला केस बना रहा हूँ उसमें ये बोल रहा हूँ कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो वोल्टेज को I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल इज ग्रेटर देन I इंटू एक्सी। आई कैंसिल करोगे तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, चलो इस केस में क्या होगा कि अपने को पता है ये वोल्टेज ज़्यादा है इससे, तो ये देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये जो है डिफरेंस में चला जाएगा तो वोल्टेज हो जाएगा VL माइनस VC और यहाँ पे I है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है करंट से कितना डिग्री से लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है 90 डिग्री से। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू VL माइनस VC लिखूंगा और यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ जो है वोल्टेज जो है बच्चों करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अगर अपन दूसरा केस बनाए, अगर अपन दूसरा केस बनाते हैं बच्चों तो दूसरा केस में क्या करोगे कि VC को बड़ा रखोगे VL से। चलो फटाफट दूसरा केस बना लेते हैं। अगर दूसरा केस अपन बताएं, अगर दूसरा केस को मैं डील करूं तो जो दूसरा केस है वो देखो कैसा है। अपन यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा केस है उसको मैं B नंबर दे रहा हूँ। अगर VC ग्रेटर है VL से, मतलब इसका मतलब ये है कि XC ग्रेटर है XL से। अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो फेजर देखो, फेजर में क्या आएगा कि नीचे आ जाएगा अपना VC माइनस VL और इधर आ रहा हुआ करंट। अगर अपन यहाँ देखें तो करंट जो है लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, I जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से बाई π/2 एंगल, π/2 एंगल से ये इसको लीड कर रहा होगा। और यहाँ V को आपने क्या लिखा है, VC माइनस VL। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फेजर का एडिशन जो है बच्चों अपन एंगल को नोटिस करते हुए लिख रहे हैं। चलो अगर इसी में इम्पीडेंस की बात करें, क्या कर रहे हैं, अगर इसी में C नंबर इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस को किससे दिखाते हैं, Z से। तो अगर इम्पीडेंस को देखोगे तो इम्पीडेंस दोनों के केस में जो है, अगर मैं इसको मॉड में रखूँ इम्पीडेंस को तो मैं लिख सकता हूँ XC का मॉड, मतलब XL को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का मॉड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2πf इंटू L माइनस 1/2πf इंटू C। ये इस केस में इम्पीडेंस आ रहा होगा। चलो अगर अपन इसमें इम्पीडेंस वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो क्या मिल रहा होगा। चलो जो अगला काम है वो है D नंबर, और D नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ कि Z वर्सेस F का ग्राफ बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर नोटिस करें, अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी लिखता हूँ, अगर लो फ्रिक्वेंसी लिखता हूँ तो अगर लो फ्रिक्वेंसी लिखोगे तो ये
टेंस टू जीरो जाएगा, मतलब अपन जेड को नियर अबाउट एक्सी के बता सकते हैं। फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, अगर हाई फ्रिक्वेंसी है बच्चों, अगर जेड को हाई रखते हो तो इसको अपन एक्सएल के करीब बता सकते हैं आसानी से। चलो ऐसा क्यों, आपको बात समझ में आ गया होगा ना। फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एक्सएल के, तो एक्सएल को अपन क्या लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, और एक्सी को 1/2 पाई एफ इंटू सी, ओमेगा सी ना। चलो देखो, अगर मैं फ्रिक्वेंसी लो से चालू कर रहा हूं तो मैं इस केस को देखूंगा, तो लो से जैसे से बढ़ूंगा तो एफ जो है बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो इम्पीडेंस की है वो घट रही होगी। मतलब शुरू में मैं लो से हाई जाऊंगा, अगर लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी जा रहा हूँ तो इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगा, और जब मैं हाई की तरफ जाऊंगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो ये ऐसे निकल रहा होगा ना, ये ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। चलो ये जेड वर्सेस फ्रिक्वेंसी का कर्व है इस केस में, ठीक। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। ये था कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जब दो एलिमेंट लगे हो, ठीक है, एल आर, ठीक है, आर सी और एल सी, ये अपन डील कर चुके हैं। अब कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो ऐसा आर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक इंडक्टर लगाया हुआ है और एसी सप्लाई हमने दिया है ऐसा, V इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, ऐसा एसी सप्लाई दिया हुआ है, और इस R की वैल्यू जो है 3 ओम दिया हुआ है, और इसमें एक्सएल की वैल्यू दिया हुआ है, एक्सएल की वैल्यू जो है वो 4 ओम दिया हुआ है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है बच्चों, जो पहला सवाल है कि आप सर्किट का इम्पीडेंस बताओ। दूसरा जो पूछा गया है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, बात वही हुआ, ये बताओ। जो तीसरा सवाल पूछा गया आपसे वो है फेज डिफरेंस बताओ। जो चौथा सवाल पूछा गया आपसे वो पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ करंट बताओ या इंस्टेंटेनियस करंट बताओ। क्या बताओ, इक्वेशन ऑफ करंट या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू बताओ। जो चौथी चीज, पांचवी चीज पूछी गई है वो आरएमएस वैल्यू बताओ करंट की, और जो छठी वैल्यू पूछी गई है वो पूछा गया है कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बताओ मेरे को, ठीक है। देखो जितनी भी सर्किट है जो है आसान सवाल पूछा जाएगा। पहला जो है इम्पीडेंस बताना है, तो ये देखो सबसे पहले बात करें तो ये क्या सर्किट है, आरएल सीरीज सर्किट है ना, आरएल सीरीज सर्किट है, और आरएल के केस में अपन इम्पीडेंस की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर करोगे तो 5 ओम आ रहा होगा। चलो अब जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो है आई नॉट या आई मैक्स। तो आई मैक्स या आई नॉट की वैल्यू जो होती है अपन जानते हैं कि वी नॉट अपॉन जेड होता है। तो वी नॉट की वैल्यू देखो कितना दिया है, ये वी नॉट की वैल्यू है। अगर इसे कंपेयर करोगे वी नॉट साइन ओमेगा टी से तो ये वी नॉट, तो वी नॉट की 100 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 5, तो ये आ रहा होगा 20 एम्पियर। चलो अगर अपन डेल्टा फाई कैलकुलेट करें तो डेल्टा फाई अपने को पता है बच्चों कि आरएल सर्किट में अपन डेल्टा फाई को क्या लिखते हैं, मतलब tan फाई निकालना है। तो tan फाई में अपन लिखते हैं एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/3। देखो tan में जो 4/3 होता है वो फाई का एंगल होता है 53 डिग्री, तो फेज डिफरेंस जो है वो इतना आ रहा होगा। चलो आई इंस्टेंटेनियस अपने को पता है कि ये है आरएल सर्किट, और इस केस में जो है वो करंट जो है लैग करता है, ठीक है, कितना से मान फाई एंगल से लैग करता है, एंगल निकाल के रखे हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है 20 साइन, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस लिख लो 53 डिग्री, ये है करंट का इक्वेशन। चलो अब अपने को आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2 करोगे तो ये आ रहा होगा 20/√2 इक्वल टू 10√2 एम्पियर। देखो
अब VRMS निकालोगे तो VRMS क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100, तो 100 बाई √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 √2 वोल्ट। तो ये सिंपल सवाल है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं, एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। जो सवाल है बच्चों वो उसके पहले मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। देखो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा एसी सर्किट को डील करते वक्त। देखो कभी कभी होता क्या है, नोट में लिख लो कि जो सोर्स वोल्टेज होता है, जो सोर्स वोल्टेज होता है बच्चों वो दो तरीके से अपने गिवन होता है। जो पहला है, मान लो ये सोर्स वोल्टेज मैंने लगाया तो इसकी वैल्यू ऐसे दे रही है होती है कभी कभी। तो इस केस में जो V0 है, ये V0 है वो मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है V0 है मैक्सिमम वैल्यू। अगर इससे RMS वैल्यू निकालना है सर्किट का तो मैं V0/√2 लिखूंगा। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गिवन रहता है। जैसे मान लो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसा अपने गिवन है। इसका मतलब अगर आपको ऐसा गिवन है तो ये वैल्यू पिक वैल्यू नहीं है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वैल्यू गिवन है तो दिस इज नॉट ए पिक वैल्यू, ये आपको RMS वैल्यू गिवन है। क्या है VRMS गिवन है और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अपने को अगर इससे V0 निकालना है तो मैं क्या करूंगा √2 इंटू VRMS, मतलब 220 √2 जो होगा ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज V0 की वैल्यू आएगा। तो याद रखना अगर सोर्स में फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वोल्टेज लिखा हुआ है तो वो RMS है। क्या वो है बच्चों RMS वैल्यू। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ। वो सवाल ऐसा है, एक सिंपल सर्किट है वो भी कैपेसिटिव सर्किट है। इसमें मैंने AC सप्लाई लगा रखा है और ये सप्लाई की जो वैल्यू है V इज इक्वल टू 100 साइन 200 पाई इंटू टी, ऐसा है सवाल। और ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है 100/पाई और माइक्रोफैरेड, इसकी की वैल्यू कितनी है 100/। आपसे जो पूछा गया है, वो जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको ये पता करना है कि इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कितना है, दूसरा मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट में, तीसरा जो सवाल पूछा गया है RMS वैल्यू कितना होगा, जो चौथा सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि फेज डिफरेंस कितना आएगा, जो पांचवा सवाल पूछा गया है वो है इंस्टेंटेनियस करंट मतलब इक्वेशन ऑफ करंट कितना आएगा, और जो छठा सवाल है एवरेज पावर डेसिपेशन कितना आ रहा होगा। इतना सवाल पूछा गया है। अगर इसको अपन सॉल्व करके देखें तो देखो आपको जो गिवन है V इज इक्वल टू V0 साइन ω/t, इससे अगर कंपेयर करें तो पीक वैल्यू की वैल्यू दी है 100 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू दी है 200 पाई। ठीक है, चलो इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस कितना होगा, अगर इम्पीडेंस की बात करोगे तो वो XC के बराबर होगा और XC क्या होता है 1/ωc। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ओमेगा की वैल्यू डालो इंटू C की वैल्यू डालो 100/पाई इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये आ रहा होगा 50 ओम के बराबर। एक बार चेक कर लेना, ये आ रहा होगा 50 ओम के बराबर। चलो अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूं तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस जो कि रिएक्टिव कैपेसिटेंस है ना। चलो अगर यहाँ बात करोगे Imax इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू V0/Z, Z की वैल्यू निकाल के रखे हो, V0 अपने गिवन है तो 100/50 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। अगर यहाँ बात करते हो RMS की वैल्यू निकालना है तो RMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, तो ये 2/√2 इज इक्वल टू √2 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगर चौथा सवाल फेज की बात करें, फेज डिफरेंस या फाई, तो अपन जानते हैं कि tan फाई
इस केस में कैपेसिटिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है निकालने की जरूरत नहीं है, वो π/2 होता है। इस केस में अपने को पता है कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से बाई π/2। चलो 5वां नंबर देखें, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट मतलब इक्वेशन ऑफ करंट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/2, ये बात पता है। तो I इज इक्वल टू आई नोट की वैल्यू अपन निकाल के रखे हैं 2 साइन ओमेगा के जगह पे कितना है 200 पाई इंटू टी प्लस π/2। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जा सकता है कॉस, ठीक है, 200 पाई इंटू टी 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको ऐसे लिया था। और देखो अगर आप एवरेज पावर डिसिपेशन की बात करोगे तो VRMS IRMS cos फाई 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिल रहा होगा ना, इसमें कोई डिसिपेशन नहीं होता। अपन सिंपल सर्किट अपन डील कर रहे थे, जब वो कैपेसिटिव था तो अपन देख चुके थे कि वो एनर्जी स्टोर करता है ना कि डिसिपेट करता है ना, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। चलो अब एक और छोटा सा सवाल देते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ अपने को ना, एक ग्राफ ऐसा है, अपने को एक ग्राफ गिवन है, एक ग्राफ ऐसा है, यहाँ L1 दिया हुआ है, यहाँ L2, ये वाला एंगल 30 है और यहाँ से ये वाला एंगल 30 है, और ये एक्सेल वर्सेस एक्सेल बोलो या जेड बोलो वर्सेस ओमेगा का कर्व है। आपको बताना है कि रेशियो ऑफ L1 L2 कितना आएगा, फाइंड L1 बाई L2। चलो देखो एक्सेल वर्सेस ओमेगा, जब अपन प्योर सर्किट पढ़ रहे थे, ठीक है, एल सर्किट पढ़ रहे थे, तो अपन देखे थे एक्सेल इज इक्वल टू कितना होता है, जेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो अगर एक्सेल इज इक्वल टू एक्सेल वर्सेस ओमेगा का कर्व है, एक्सेल वर्सेस ओमेगा का, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो एल बताएगा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो अगर मैं L1 देखूं तो L1 की वैल्यू यहाँ से कितना है, कितना एंगल है, तो अपन लिख लेंगे L1 बटा L2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है और ये 1/√3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो अपन देखें तो L1 रेशियो L2 की वैल्यू जो होगा वो 3:1 आ रहेगा ना, ये वैल्यू इसका आ रहा होगा। चलो अब आपको एक और ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में इस बार C1 C2 को कंपेयर करना है। क्या करना है, C1 C2 को कंपेयर करना है। तो बच्चे छोटा छोटा सवाल है, ये सवाल एक बार अगर देख लेते हो तो ये ध्यान रहेगा, इसलिए मैं इसको सोच रहा था कि इसको करा दूं। देखो XC या Z बोलो और ये ओमेगा, ये C1 है और ये C2 है। आपको क्या करना है, फाइंड कंपेयर, या C1 बटा C2 में कंपेयर करना है कौन बड़ा है ना, छोड़ दो, ऐसा कर लो कि कंपेयर वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 बोथ। आपको बस बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो ऐसे ग्राफ को कैसे डील करते हैं, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दो वेरिएशन है, एक ओमेगा में और एक जेड में। सबसे पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओमेगा को कांस्टेंट रखता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ लाइन खींचूंगा, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। फॉर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ना, ठीक है, मैं यहाँ ओमेगा नॉट मान लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ ओमेगा नॉट माना। इस वैल्यू के लिए अपन देख पा रहे हैं कि जो जेड है या XC है, तो XC2 जो या ZC2, XC2 लिख लो, XC2 जो है वो बड़ा आ रहा है XC1 से। देखो ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, तो ये है XC2 और ये है XC1, तो XC2 इज ग्रेटर देन XC1। और इसकी वैल्यू पता है ओमेगा C2 इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C1, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा गया तो ये C1 इज ग्रेटर देन C2 आ रहा हुआ, इसको मैं इधर लेके गया, उसको उधर लेके गया, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है, यहाँ आप आसानी से इसको डील कर सकते हो। चलो एक और छोटा सा कंसेप्चुअल सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि आपको ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पे कमेंट करना है कि बल्ब के ब्राइटनेस में क्या चेंज आ रहा हुआ। सवाल कैसा है, एक मैंने क्या किया, यहाँ बल्ब लगाया और यहाँ एक कैपेसिटर लगाया
और इसको मैंने एसी सोर्स से जोड़ दिया। ये जो एसी सोर्स है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। ये सी है, ये बल्ब है, क्या है, ये बल्ब है। आपको इसके ब्राइटनेस पे कमेंट करना है। कब, जब आपको बताना है कमेंट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब व्हेन, कब, पहला केस है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इंक्रीज्ड, जब अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, या माइका स्लैब, दूसरा है माइका स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में माइका स्लैब भरने का मतलब मीडियम भर रहा हूँ। चलो एक एक करके इसका सॉल्यूशन अपन सोचने की कोशिश करते हैं। चलो जो पहला है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो देखो एक्सी की वैल्यू जो होती है 1/ओमेगा c होती है। अगर आप ओमेगा बढ़ा रहे हो तो एक्सी की ओवरऑल वैल्यू क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। जब आपको किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस वैल्यू कम हो रहा है तो इस केस में करंट जो है क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। जब इस सर्किट में करंट बढ़ रहा होगा तो ब्राइटनेस I स्क्वायर R इंटू टी क्या होता है, पावर डिसिपेशन पे डिपेंड करता है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, सर्किट करंट बढ़ने से इस केस में ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, बल्ब में क्या हो रहा होगा, ब्राइटनेस जो है बल्ब का इंक्रीज कर रहा होगा। चलो जो दूसरा है बच्चों वो है कि आप क्या कर रहे हो, इस बार दूसरे केस में आप ये कर रहे हो कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या इंसर्ट करने जा रहे हो, माइका मतलब मीडियम ना। तो मान लो कि माइका का जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अगर जो नया कैपेसिटेंस बनेगा वो पहले वाले से ज़्यादा आएगा। ये बात अपने को पता है, K टाइम्स C आता है। चलो तो जैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है। तो ये अगर C बढ़ रहा है तो होगा क्या, XC की वैल्यू कम हो रहा होगा। अब जब XC कम हो रहा है बच्चों तो इम्पीडेंस कम हो रहा है, मतलब करंट वापस बढ़ रहा है। अब करंट बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो दोनों केस में अपन देख पा रहे हैं कि दोनों सवाल में जो है वो ब्राइटनेस जो है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। चलो अब अपन इसको यहीं खत्म करते हैं। और हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में 3 एलिमेंट का केस देखा था, तो अब अपन 3 एलिमेंट सर्किट डील करने जा रहे हैं। वो भी पहला केस जो होगा वो होगा सीरीज LCR सर्किट। क्या होगा बच्चों, सीरीज LCR सर्किट। चलो अपन देख लेते हैं, जो पहला केस है वो है सीरीज, यहाँ लिख लेते हैं, पहला केस है वो है सीरीज LCR सर्किट AC है ना। चलो L C और R, और इसको मैंने दिया AC सप्लाई, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ ये VL और ये VC और ये VR, ये C R और L, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन जानते हैं कि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में होगा क्या, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो सबके अक्रॉस जा रहा होगा। तो आप लिख सकते हो IL बराबर IC बराबर IR इज इक्वल टू I, सब में करंट सेम है। मतलब हम जो फेजर का एडिशन करेंगे वो करंट को सेम रखते हुए करेंगे इसमें। तो VL को लिख सकते हो I इंटू XL, VC को लिख सकते हो I इंटू XC, और VR को लिख सकते हो I इंटू R। ये जो है ये वैल्यू RMS वैल्यू होगी, क्या होगी, ये RMS वैल्यू होगी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अपन देख चुके हैं कि फेजर का एडिशन करना है, अपने को क्या करना है, फेजर का एडिशन सबसे पहले करना है। तो अपन जानते हैं कि फेजर का एडिशन कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। फेजर डायग्राम नहीं बनाना है, फेजर एडिशन लिखो। चलो
फेजर एडिशन करना है ना अपने को। चलो फेजर एडिशन करने के लिए अपने को एल का फेजर बनाना पड़ेगा, सी का फेजर और आर का फेजर बनाना पड़ेगा। चलो मैं एल का फेजर बना रहा हूँ। देखो इधर आई एल, इधर वी एल। अब मैं सी का फेजर बना रहा हूँ, इधर वी सी, सॉरी इधर आई सी, इधर वी सी। अब मैं आर का फेजर बना रहा हूँ। आर का फेजर कैसे बनाऊंगा, इधर वी आर और इधर आई आर, क्योंकि सेम फेज में रहता है। अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या मान के ऐड करूंगा, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो अपन जानते हैं कि करंट की वैल्यू सेम होगी इस केस में। तो आई एल आई सी इसको सबको कॉन्साइड करूंगा, यहाँ से लेकर के ये और ये करंट, इसको मैं कॉन्साइड करूंगा। जब कॉन्साइड कराऊंगा तो ये वी एल ऊपर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा वी आर, ठीक है, वी आर या आई बोल दो इसको, इधर आ रहा होगा वी सी। ये आपको वैल्यू मिल रहा होगा ना। जब मैं फेजर का एडिशन करूँ तो ऐसा मिलेगा ना। चलो इसमें अपन केस डील करते हैं एक एक करके। जब मैं केस डील करूंगा, केस इसीलिए डील कर रहा हूँ ताकि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकूं। जो पहला केस है इसमें अगर अपन फेजर को लिखा है तो वी को लिखूंगा वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर ना, फेजर एडिशन करने जा रहे हैं वोल्टेज। तो देखो मैं यहाँ केस बना रहा हूँ। जो केस नंबर 1 है, इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सए, या अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो आई इंटू एक्सएल इज ग्रेटर देन आई इंटू एक्सए। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। ये केस है क्योंकि मैं आई इंटू एक्सएल को लिख सकता हूँ वी एल। चलो तो अगर ये केस है तो फेजर क्या होगा, वी एल इज ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर है इससे, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बन रहा होगा, को मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसका जो डायग्राम बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा, इधर वी एल माइनस वी सी, ठीक है, और यहाँ वी आर, इधर ही आई है, और यहाँ इसका रिजल्टेंट आ रहा होगा जिसको मैं फाई बोल रहा हूँ। अपन यहाँ देखें हैं बच्चों, तो V जो है वो लीड कर रहा है I से बाई फाई एंगल, यहाँ दिख रहा है अपने को। तो अगर ऐसा है तो वोल्टेज जो है लीड करता है इससे, तो ये सर्किट जो होगा जहाँ पे वोल्टेज लीड करता है करंट से, वो होता है इंडक्टिव। जाहिर सी बात है एक्सेल बड़ा है तो इंडक्टिव नेचर ही आएगा सर्किट का। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अगर मैं बनाऊं तो ये करंट है और ये अपना सर्किट का वोल्टेज आ रहा है जो कि फाई एंगल से आ रहा है ना। चलो अब मैं यहाँ दो ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। अपने को पता है ये ट्रायंगल जो है एक वोल्टेज ट्रायंगल और दूसरा इम्पीडेंस ट्रायंगल होगा। तो अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल बनाते हो तो देखो, अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल बनाते हो तो वोल्टेज ट्रायंगल बनाओगे तो देखो आप इधर बनाओगे वी आर, ठीक है, इधर वी आर, और इधर बना रहे हो क्या वी एल माइनस वी सी, और यहाँ बना रहे हो क्या वी, और ये एंगल है फाई, वोल्टेज ट्रायंगल। यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर मैं वोल्टेज को लिखूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है वी आर, यहाँ लिख लो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वी आर को क्या लिखोगे, वी आर को लिखोगे आई इंटू आर, वी एल को लिखोगे आई इंटू एक्सएल, ठीक है, और वी सी को क्या लिखोगे आई इंटू एक्सी, एक्सी को 1/ओमेगा से लिखोगे, ठीक है। देखो अब जो दूसरा ट्रायंगल है वो है इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल देखोगे तो यहाँ वी आर को मैं क्या लिखूंगा आई इंटू आर, यहाँ क्या लिखूंगा आई इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, और यहाँ आई इंटू जेड लिखूंगा। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊं तो देखो कैसे बन रहा होगा, ये जो है इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसे बन रहा होगा, ये जेड, ठीक है, और ये फाई एंगल, ये आर, और ये एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप tan फाई निकालते हो, अगर फेज डिफरेंस निकालते हो
तो ये वाले ट्रायंगल से और वो वाले ट्रायंगल से यहाँ से इम्पीडेंस की वैल्यू जाएगी जेड का, देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर करूंगा, ठीक है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर, तो देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूट अंडर करूंगा। चलो अगर अपन यहाँ दोनों ट्रायंगल से tan फाई निकाला है, पहले वोल्टेज ट्रायंगल से निकालो, तो लिखोगे वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल से देखते हो तो देखो क्या आ रहा होगा, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, इसको लिखोगे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। फ्रिक्वेंसी में लिखना चाहते हो तो 2πf लगा लेना ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर अपन अब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, अगर अपन अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालें सर्किट का, तो अपने को सब कुछ पता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं साइन ओमेगा टी। करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, तो माइनस फाई एंगल से लैग कर रहा था। आई नॉट की वैल्यू जो कितनी की वैल्यू है, वी नॉट अपॉन जेड लिखोगे, वी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ इसको पुट कर दोगे। अब दूसरा बात है क्या निकालना, फाई, तो अपने को tan फाई पता है, tan फाई या तो वी एल माइनस वी सी बाई वी आर लिख लो, या लिख लो एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से tan फाई निकाल लोगे, जैसे यहाँ से फाई का कैलकुलेशन होगा यहाँ डाल दोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा। चलो अगर फेयर डिफरेंस तो निकाल ही चुके हैं, फेयर डिफरेंस तो निकलवाया ही हूँ, tan फाई इज इक्वल टू ऊपर ही वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर, यहाँ वी आर लिखना ना। चलो देखो अब अपन देख रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते वक्त अपन देख चुके हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो लिख लो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते वक्त मैंने देखा कि आई इधर आ रहा था और बी इधर, और ये फाई एंगल था, ठीक है। सब कुछ निकाल चुके हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। अपन इसका डिफिनीशन बाद में देखेंगे। पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई के बराबर होता है। तो अगर दोनों ट्रायंगल से कॉस फाई निकालोगे तो देखो एक आर बाई जेड आ रहा होगा, ठीक है, या आप ऐसे तो वी आर बाई, ठीक है, वी आर बाई वी लिख लो, ठीक है। देखो या इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का रूट अंडर ना, ये लिखा जा सकता है। या वी आर को लिख दोगे कितना, आई आर वी आर डिवाइडेड बाई वी को कैसे लिखे थे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये लिखे थे ना, याद करना जब अपन ट्रायंगल बनाए थे ना वहाँ। चलो अब अपन एवरेज पावर डिसिपेशन की बात कर लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। चलो एवरेज की पावर की बात करें तो अपन लिखे थे कि पी एवरेज जो आता है बच्चों वो आता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और यहाँ कॉस फाई निकाल चुके हैं। चलो वी आर एम एस को अपन लिख सकते हैं वी आर एम एस को क्या, आई आर एम एस डिवाइड बाई जेड। तो देखो ये आ रहा होगा वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इंटू कॉस फाई की वैल्यू डालूंगा तो आर बाई जेड आ रहा होगा। तो ये देखो क्या आ रहा होगा, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या मिल रहा होगा, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो अपन लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। तो ये देखो वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर को आई आर एम एस स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो पी एवरेज आ रहा है वो आ रहा है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये भी आ रहा होगा। तो इसके दो फॉर्मूले निकल गए, एक ये और एक यहाँ और एक यहाँ। अपने को सब वैल्यू पता है, अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो इसमें जो दूसरा केस डील करने जा रहे हैं वो है केस 2। केस 2 है कि एक्स इज ग्रेटर देन
एक्सएल हो तब, मतलब आप इसको लिख सकते हो VC इज ग्रेटर देन VL। इस केस में जो फेजर बनेगा वो आप देख रहे हो कि VR बनेगा और नीचे आएगा VL माइनस VC, सॉरी VC ज़्यादा है तो VC माइनस VL, और ये आ रहा होगा इसका रिजल्टेंट V, और ये एंगल है फाई। अगर अपन देखें तो यहाँ पे I जो है वो लीड कर रहा है V से बाई कितना, फाई एंगल। तो अगर I जो है जिस सर्किट में लीड करता है उस सर्किट का जो नेचर होता है वो कैपेसिटिव होता है। क्या होता है? वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल देखो, अगर आप वोल्टेज ट्रायंगल देखते हो, मान लो आप वोल्टेज ट्रायंगल देख रहे हो, तो वोल्टेज ट्रायंगल में देखो इधर VR है, इधर VL माइनस VC माइनस VL है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बच्चों ये V है। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे ये ना, इस वेक्टर को मैं यहाँ ट्रांसलेट कर लेता हूँ VC माइनस VL, और ये लिख लेता हूँ मैं कितना V, ये एंगल कितना है फाई, VR के फेज में ही I होता है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है। अगर इस एंगल से देखें तो V की वैल्यू वापस लिखा जा सकता है, देखो हाइपोटेन्यूस रूल से VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, और यहाँ से tan फाई लिखा जा सकता है VC माइनस VL डिवाइड बाई VR, ये यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर अपन इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए, क्या करें, अगर अपन इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए तो देख लेते हैं कैसा आ रहा होगा। अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बना रहे हो तो देखो इधर आ रहा होगा R, इधर आ रहा होगा क्या, इधर आ रहा होगा XC माइनस XL, और ये आ रहा होगा Z। यहाँ तक कोई दिक्कत याद हो गई। तो Z को लिख सकते हो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, ये आ रहा होगा। चलो ये है इम्पीडेंस। अगर यहाँ से tan फाई निकाला है ये वाले ट्रायंगल से, तो tan फाई जो है वो आ रहा है XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू आ रहा होगा 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L डिवाइडेड बाई R, ये आ रहा होगा अपने को tan फाई का वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब एक एक करके अपन इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर लेते हैं और अनदर पैरामीटर्स जो अपन देखे थे पिछले केस में उसको डील कर लेते हैं। अगर अपन इस केस में इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें सर्किट की तो कितना आ रहा होगा, आसानी से डील कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालते हो आप तो इसके लिए आपको चाहिए पीक वैल्यू, और यहाँ पे ये लीड कर रहा है और फाई, और पीक वैल्यू निकाल सकते हो V0 अपॉन जेड, V0 अपॉन जेड की वैल्यू निकाल चुके हो R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ फाई का चाहिए, फाई की जरूरत है, फाई को निकाल चुके हो XC माइनस XL बाई R, यहाँ निकाल चुके हो VC माइनस VL अपॉन VR, ये निकाल चुके हो। तो यहाँ जैसे ही फाई और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो ये इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। आप फेज डिफरेंस अगर आपसे इस सर्किट का कैलकुलेट कराना चाह रहा है कोई, तो वही हुआ कि आप tan फाई निकालो tan फाई दोनों ट्रायंगल से देख चुके हो, तो XC माइनस XL बाई R इज इक्वल टू VC माइनस VL बाई VR, ये क्या होगा, ये होगा फेज डिफरेंस। चलो अब अपन इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अपन ये देखे थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो देखो हमने देखा था कि जो I है वो ऐसा है और V जो है वो ऐसा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि I जो है
वो लीड कर रहा है V से बाई फाई एंगल, ये था फेजर रिप्रेजेंटेशन। चलो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू वापस आएगा आर बाई जेड, लेकिन इस बार जेड की वैल्यू अलग आएगी। जेड की वैल्यू जो होगी वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आएगा, ये वाला वैल्यू आ रहा होगा। चलो जो अगला है वो है एवरेज पावर डिसिपेशन। एवरेज पावर डिसिपेशन, अगर आप एवरेज पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करते हो तो देखो निकाल लो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पे फाई निकालने का तरीका अलग है ना, बाकी सब सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर इंटू आर बाई जेड, यहाँ जेड लिखोगे ना, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आई आर एम एस इंटू आर के बराबर। तो देखो इस केस में आप फॉर्मूला को समराइज करना चाहते हो थोड़ा सा एवरेज पावर वाला, तो कैसे करोगे, देखो एवरेज पावर जो आएगा वो आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या इसी को आप लिख दोगे वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर, या इसी को लिख लोगे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो ये इस सर्किट का जो है क्या आ जाएगा, एवरेज पावर डेसिपेशन आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, एवरेज पावर डेसिपेशन आ गया। ठीक है, देखो अपन एसी में क्या कर रहे हैं, एसी में सिंपल क्या कर रहे हैं कि कोई भी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, अपन बेसिक सर्किट को पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्किट अगर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक सर्किट जो सिंपल सर्किट था उसी से अपना काम चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सिंपल सर्किट में बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सर्किट को अच्छे से समझना पड़ेगा। सिंपल सर्किट का फेजर एकदम दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद अपने को ये बात पता है कि आई और वी में अगर फेजर का एडिशन करना है, तो अगर सीरीज में है तो आई को कॉन्साइड करते हुए करना, अगर पैरेलल में होगा तो वोल्टेज को भी कॉन्साइड करेंगे, अपन उसको बाद में देखेंगे ना। देखो तो ये था। अब मैं क्या करूँगा कि अगले केस में अपन देख चुके हैं एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, एक केस बचा हुआ है, क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस केस। तो अपन उसको डिटेल्ड में देखेंगे कि उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में करूँगा कि आखिरकार रेजोनेंस होता क्या है और क्यों एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे ही होता है। ठीक है, ठीक है।